हाँ बेटा, तो आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 102A आ गया है। ठीक है, 6 जून 2023 को हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें करवाऊँगा वो भी सुन लेना, समझ लेना। बाकी ब्रूशर यूँ रखा हुआ है कि भाई 7 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की। तो जो भी कोई आपके अजीज़ अकारिब आना चाहें एडमिशन के लिए तो वो आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सवाल ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं। बच्चे की फरमाइश थी आज कि सर आप जो है ना पहले से लिखा हुआ नहीं दिखाएं, बल्कि आप लाइव हमारे सामने लिखें। मैंने बोला ठीक है भाई, लिख दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे क्वेश्चन उतार लिए इतनी देर में। क्वेश्चन जो तुम्हारी किताब में क्वेश्चन लिखे मैं वो उतार दिए। अब सिर्फ इनके आंसर जो मैं लिखना सिखा दूंगा, सॉल्व करना सिखा दूंगा कैसे करना है। पहले सबसे कुछ ज़रूरी बात सुन लो। आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक हो रहा है 102A के अंदर। कल एक और लिंक मिलेगा 7 तारीख को 102B के नाम से। तो उसके अंदर अगले 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर 102B। क्लियर। अब चलो ज़रा होमवर्क क्लास वर्क आज क्या मिल रहा है वो सुन लो। आज के होमवर्क में एक्सरसाइज कह रहा हूँ, चैप्टर 3 कंप्लीट विद रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, रिव्यू के भी सवाल करना है। क्लास वर्क में अगर तुम यहाँ होते मैं क्या देता, कंप्लीट ऑल एग्जाम्पल्स देता चैप्टर 3 की, तमाम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अच्छा अभी मज़ीद बात कर लें। देन कल की क्लास में ये काम हो जाएगा 102B। उसके बाद 1 से 2 लेक्चर शायद मैं रिकॉर्ड करूँगा मज़ीद, जिसमें चैप्टर 9 होगा। चैप्टर 9 इन 2 लेक्चर्स। और ये इंशाल्लाह ये भी तुम्हें मिल जाएगा, बहुत आसानी से मैं समझा दूँगा। जिस तरह वेक्टर को बहुत ज़्यादा ब्रेक करके मल्टीपल क्लासेस पे ले गया हूँ ना मैं, तो तुम्हें आसानी से एक एक एक्सरसाइज पर डे समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलो फाइनल एक नोटिस सुन लो। फर्स्ट ईयर का GT3 कब आ रहा है? 16 जून 2023 फ्राइडे के दिन। ठीक है, जुम्मे का दिन है 16 जून 2023। टाइम सुन लो, 3 बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे एंड होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चे कह रहे हैं हम 11 से 2 आ जाएँ, नहीं बेटा आपने इसी टाइम पे आना, 3 बजे से 6 बजे तक, फ्राइडे को 16 जून को। ठीक है, और 1-2 दिन में तुम्हारी GT2 के जो मार्क्स हैं वो भी लिस्ट में अपलोड होके आने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर काफ़ी आसान सा है। तो लेक्चर में क्या है, सबसे पहले बता दो भाई, क्लासीफाई कर दो कि ये क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं कि स्केलर हैं। ठीक है, मैंने यही ठानी है, मैंने बोला भाई एक एक सवाल करवा दूंगा, छुड़वाना कुछ भी नहीं है। फोर्स क्या होता है? फोर्स में डायरेक्शन होती है। हाँ सर वेक्टर होता है, V लिख रहा हूँ मैं, आगे तुम पूरा लिख देना वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर होती है। स्पीड क्या होती है? स्केलर होती है। वेलोसिटी कोई बताएगा? वेक्टर है। एरिया कोई बताएगा? स्केलर है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डायरेक्शन होती है बेटा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, एक्सेलरेशन कह रहे होते हैं कि मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो होती ही है खास डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वजह से। एक्सेलरेशन वेक्टर है। वर्क डन स्केलर। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट याद आ रहा है? स्केलर है बेटा ये वर्क। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भी स्केलर है। वेट क्या होता है? वेट मतलब ग्रेविटी। डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन आ गई, वेक्टर है। ठीक है, सिमिलरली मास, मास के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ kg के अंदर उसका जो है वो होता है कि एक क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी होती है मास। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती अपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास पॉइंट P गिवन है, पॉइंट Q गिवन है। बोल क्या रहा है? राइट पोजीशन वेक्टर PQ इन द फॉर्म ऑफ xi + yj। जब PQ पोजीशन वेक्टर है, PQ का फॉर्मूला तुम्हें याद है? PQ इक्वल्स टू, बताओ पहले कौन बाद में कौन? OQ - OP, ये लिखते थे। ठीक है, जो बाद में आ रहा है उसे पहले लिखा, फिर माइनस किया, जो पहले वाली टर्म है वो बाद में लिखी। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? इन पॉइंट फॉर्म। अब देखो ये मैंने अभी वेक्टर फॉर्म लिखी है ना, अगर इसी चीज़ को पॉइंट फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर की साइनें हटा देना, मतलब PQ वेक्टर बराबर हो जाएगा पॉइंट Q - पॉइंट P के। ठीक है, यही सेम चीज़ पोजीशन वेक्टर में लिखी, यही सेम चीज़ पॉइंट में लिखी। पॉइंट में क्यों लिखी? क्योंकि सर हमें दोनों पॉइंट्स गिवन है, हमें दोनों वेक्टर नहीं गिवन। और कोई कह रहा है ना कि ये पॉइंट है, वो भाई और करके ना कि Q वेक्टर ही तो दिया हुआ तुम्हें 10,8। ठीक है, और करके ये तुम्हें वेक्टर ही दिया हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वही नोटेशन है। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ये लिख लो, बाकी ये 2 लाइनें ना दिखाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, हाँ ये हमें काम करना था कि PQ बराबर है Q - P के। पॉइंट Q कितना दिया लिखवा दूँ? 10,8। माइनस कराओ, माइनस का 5.2 और 9।
ठीक है, आई में से आई माइनस होगा, जे में से जे माइनस होगा बेटा, ठीक है। और अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस करने होंगे। 10 माइनस माइनस मतलब 10 प्लस 5/2, ये 25 अपॉन समथिंग बन रहा है, ये बनेगा 8 माइनस 9, ये बन गया 25/2i और माइनस का 1 टाइम्स ऑफ जे माइनस जे, डेट इज़ योर आंसर। हमने क्या निकाला, हमने पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकाल लिया, ठीक है। जिन्हें समझ नहीं आ रहा ये लो भाई, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ठीक है। 10 प्लस 5/2 तुम करोगे 25/2 आएगा, 8 माइनस 9 करोगे -1 आएगा। फिर अगले स्टेप पे ले जाके तुम क्या करोगे, इसको पॉइंट को वेक्टर बना दोगे, क्योंकि इसने बोला है राइट पोजीशन वेक्टर, तो हम वेक्टर की फॉर्म में आंसर को देंगे, डेट सेट, ठीक है। इसके रह गए क्वेश्चन 2 के और भी पार्ट्स हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 के पार्ट है, पार्ट नंबर 1, 3, 4 वो आपको होमवर्क में करना है, सेम मेथड है, ठीक है। मेथड मैंने समझा दिया कौन कौन से, बाकी रिमेनिंग तीनों पार्ट बिल्कुल सेम डिट्टो इसी तरीके से होंगे जो कि आपको करने हैं होमवर्क में। अब चल लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर दिस इफ p इतना है, q इतना है, r इतना है, ठीक है। हमें ये मालूम करके देना है 3p प्लस हाफ q प्लस r किसके बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखो और जल्दी से सॉल्व करा देते हैं। 3p प्लस हाफ ऑफ q प्लस ऑफ r। अब 3.2 तक तुम सारा काम कर चुके हो पहले ही, मतलब ये तो तुम्हें आता है। ये p वाला वेक्टर लिखवाओ -5i प्लस 4j प्लस हाफ के बाद q वाला वेक्टर लिखाओ -3i प्लस 5j प्लस r वाला वेक्टर लिखवाओ -6i प्लस 7j, ठीक है। अब चलते हैं 3 5 का माइनस का 15i प्लस का 4 3 12 ऑफ j प्लस का -3/2 टाइम्स ऑफ i प्लस का 5/2 टाइम्स ऑफ j प्लस का -6 टाइम्स ऑफ i प्लस का 7 टाइम्स ऑफ j। यहाँ तक आ गए, सिंप्लीफाई कर लो। i वाली टर्म i में ऐड होगी, ये बन जाएंगे -45/2 टाइम्स ऑफ i कर लेना, यही आ रहा होगा 43/2 टाइम्स ऑफ j। अगर ये नहीं आ रहा तो बेटा मुझे लाजमी बता देना, ये आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आंसर दे दिया, और करके इसका एक और भी आंसर है। और करके क्या लिख सकते हैं, जो चीज़ मालूम करी उसे लिख दो पहले, मतलब 3p प्लस हाफ ऑफ q प्लस ऑफ r का रिज़ल्ट आया बराबर हुआ किसके, जो आंसर लाए वो लिख लो, -45i/2 प्लस 43/2 टाइम्स ऑफ j आंसर, ठीक है। परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल आसानी से हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 मैंने करके दिया, पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 4 आप करोगे, सेम एग्जैक्टली यही मेथड है, ठीक है। मेथड कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं ज़्यादा तुम्हें तंग नहीं करूँगा कि एक ही मेथड के 10 सवाल करवा दूँ, ठीक है। तो हर मेथड का मैंने एक एक सवाल 2-2 सवाल रखा है इसीलिए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें ज़रा। क्वेश्चन लिखे हैं मैंने सिर्फ, ठीक है। मैं तुम्हारी पूरी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने फरमाइश करी कि सर लाइव लिख कर दिखाएँ, तो लाइव लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। आंसर नहीं लिखे हुए कहीं भी मैंने। पॉइंट p गिवन है, q गिवन है, r गिवन है, s गिवन है, और ये हैं गिवन पॉइंट्स। जबकि मालूम क्या करना है वो पढ़ो ज़रा। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे पी क्यू और आर एस क्या लिखे हुए हैं? हाँ शाबाश, बताओ क्या कह रहे हो? पोजीशन वेक्टर्स, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। पी क्यू एक पोजीशन वेक्टर है, कैसे निकलेगा? ओ क्यू माइनस ओ पी से। आर एस एक और पोजीशन वेक्टर है, कैसे निकलेगा? ओ एस माइनस ओ आर से। लेकिन यहाँ हमें चारों पॉइंट गिवन है, तो हम पॉइंट की लैंग्वेज में से लिखेंगे, तो क्यू माइनस पी, इसको लिखेंगे आर माइनस एस, सॉरी एस माइनस आर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इक्वल्स टू, इन दोनों का सम मांगा है ना, इन दोनों का सम का मतलब पी क्यू प्लस आर एस का सम, सही है। फाइंड द सम, ये मालूम करके देना है किसके बराबर आएगा। इक्वल्स टू पी क्यू को ज़रा पॉइंट फॉर्म में लिखवाओ, पोजीशन, चलो पहले पोजीशन वेक्टर में लिखवा लो, ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है, प्लस ओ एस माइनस ओ आर। ये स्टेप जो मैंने लिखा ये ऑप्शनल है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो जो आप लिखने जा रहा हूँ, क्यू माइनस पी प्लस एस माइनस आर, ठीक है। आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो,
ऊपर वाला स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, ये वाला स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ के गए हो सारी चीज़ें तो तुम्हें मैंने अच्छे खासे क्लासेस के अंदर बताया है कि भाई पोजीशन वेक्टर को एक्चुअली नोटेशन क्या होती है और उसको डिनोट कैसे करना होता है। ठीक है, लिखने का प्रॉपर तरीका ये होता है इक्वल्स टू क्यू माइनस पी प्लस एस माइनस आर, सिंप्लीफाई कर लो क्यू प्लस एस। चलो भाई बच्चे ने बोला सर साथ साथ रख लें प्लस वाले को, माइनस को साथ रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यू की वैल्यू कितनी है पॉइंट बताओ, क्यू वाला 8,0 है, प्लस करवा दो इसमें एस वाला पॉइंट कितना है -10,7 है, माइनस अगला पॉइंट क्या है पी वाला पॉइंट कितना है बेटा -2,5 है, और अगली टर्म क्या हो रही है, अगली टर्म भी माइनस हो रही है, माइनस हो रहा आर का पॉइंट है 7/2,6। ठीक है, अब इन चारों को माइनस करेंगे, आई वाली टर्म आई वाली में से, जे वाली टर्म जे वाली में से ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब 1 2 3 4, चारों का पहले आई, फिर 1 2 3 4, फिर चारों का जे। ठीक है, आई वाली टर्म आई में ऐड करो, 8 - 10 + 2 - 7/2 कॉमा, अब दूसरी टर्म लिखवाओ 0 + 7 0 + 7 -5 - 6, और इसे कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास आंसर आ गया -7/2 -4, और इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लो, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब इन दोनों वेक्टरों का जब सम करोगे वो भी वेक्टर आएगा, हालांकि ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है, वो आएगा -7/2i -4 टाइम्स ऑफ j। आंसर क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने पूरा तुम्हें सॉल्व करके दे दिया, 4 के कोई मज़ीद पार्ट्स हैं ही नहीं, होते तो फिर मैं तुमसे करवा देता। ठीक है, 5 के पार्ट पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने एक सवाल पिक किया, 5 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, 5 के जो रिमेनिंग पार्ट है 1 2 3 एग्जैक्टली सेम मेथड्स हैं, और ये काम तुम्हें आता है। ठीक है, ये काम तुम्हें कैसे आता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एस। ठीक है, वेक्टर एस क्या लिखा है लिख दो, वेक्टर एस = 7i + 5j। यूनिट वेक्टर निकालना कोई मुश्किल काम है, एस कैप = एस कैप का फॉर्मूला बता दो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, चल लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं इसको। एस कैप = 7i + 5j अपॉन √7 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ अपॉन में 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना क्या बन रहा है, एस कैप विल बी = 7i + 5j अपॉन √ कितना आ रहा भाई 49 25 74। आंसर क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल सेम डिटो वही क्वेश्चन है लाइक एक्सरसाइज 3.2 लास्ट क्वेश्चंस। 3.2 में कुछ आखिर में कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें यूनिट वेक्टर ही मालूम करना था, मतलब फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वेक्टर इन द डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन ये कौन सा वाला यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वो यूनिट वेक्टर निकाल के देने जिसमें मैग्नीट्यूड पहले से गिवन हो। अब अगर मैग्नीट्यूड 1 के अलावा कुछ भी है और पहले से गिवन है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवा देंगे वेक्टर के साथ, डेट सेट, और कुछ नहीं करेंगे। जैसे इस सवाल में मैग्नीट्यूड अगर 1 होता, 1 आपने मल्टीप्लाई किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 यूनिट 7 यूनिट दे सकता है, 10 यूनिट दे सकता है, मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उस मैग्नीट्यूड को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद ऊपर वेक्टर लिखना है जो गिवन है, और नीचे उसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लिख देना, और फिर आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ए कैप तुम्हें मालूम करना है, इसकी आगे वजाहत कर रहा हूँ मैं, यह ख़ास किस्म वाला ए कैप है जिसमें मैग्नीट्यूड हमें पता है पहले से। ठीक है, तो ये है इन द डायरेक्शन ऑफ ए विथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए = 6 यूनिट्स। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इस ए कैप को निकालने के लिए जो वेक्टर आप निकाल रहे हो उसको निकालने के लिए 6 टाइम्स ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ वेक्टर कौन सा गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड जे। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या करना था हमें, वेक्टर लिखो पहले ऊपर, वेक्टर कितना है 2i -
3J अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, हालांकि हमें गिवन है, लेकिन हम यहाँ से वेक्टर के थ्रू अगर सॉल्व करना चाहो तो तुम यहाँ से निकालो, तुम्हें पता लगेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देख लो, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर में सॉल्व करते हैं इसको, इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 3j अपॉन अंडर रूट में 4 + 9 कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा 13 करके कुछ आ रहा था, ठीक है। और ऊपर न्यूमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई ओपन कर दो वेक्टर के साथ, 6 × 2 = 12y माइनस आई पे गैप लगा दो, 6 × 3 = 18j और अपॉन में अंडर रूट कितना आ रहा है भाई 13 यूनिट्स, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला सर अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड 6 इस्तेमाल कर लेते तो क्या होता, तो भाई फिर वेक्टर क्यों लिखा, वेक्टर जब लिख लिया तुमने, वेक्टर लिखा, वेक्टर के नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, आगे जाके सॉल्व कर दोगे। अगर 6 से 6 कैंसिल ही करना था तो वेक्टर बच जाएगा वापस से, कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। ये एक पर्टिकुलर मेथड है, ये मेथड इसीलिए तो तुम्हें लास्ट क्लास में 3.2 में भी समझाया था कि भाई जब भी, पहले ये देख लो अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड गिवन है और यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ वेक्टर अपॉन वेक्टर्स डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर जो था हमने उसी वेक्टर की डायरेक्शन निकाली, और जब हमने डायरेक्शन निकाली तो हमारे भाई कुछ ऐसा आंसर आएगा। ये आंसर एकदम परफेक्ट है। बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, और वो क्या गलती करेंगे, मोड ए को देख के यहाँ पे लिख देंगे 6 से 6 काट देंगे, वेक्टर को वापस से 2i - 3j बना के क्लेम करेंगे कि ये इसका यूनिट वेक्टर है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना, लाइव करके दिखा रहा हूँ अभी तो, ठीक है। तो चलो भाई अगले सवाल को ले आए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन 6 के बाद, अच्छा 6 के मज़ीद पार्ट्स हैं, तो वो तीनों पार्ट्स आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको करने पड़ेंगे होमवर्क में। सेम मेथड है, मेथड में कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये पता नहीं क्यों इन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना दिया, वरना ये MCQ का सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये बनता ही नहीं है किसी सूरत, लेकिन बहरहाल करवा देते हैं, एक एक लाइन के आंसर है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात होनी तो नहीं चाहिए आपके लिए भी, ठीक है। तो अभी 1 मिनट रुको, गेट पर कौन आ गया है, रुको ज़रा। हाँ बेटा, तो चलो हम आ गए वापस। अब जो है, हाँ वो न्यू एडमिशन के लिए आए थे, तो बहरहाल मैंने उनको फॉर्म वगैरह और सारी चीज़ें दे दी हैं। अब ये है कि बुक को फ़िलहाल तो मैं यहाँ रखना चाहूँगा। चलो भाई, अब तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन करवा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 1 मिनट दे दो मुझे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अरेंज कर लूँ। ओके डन, ठीक है। चलिए भाई, तो इसमें क्या करना था, 4i + 5j बराबर है pi + 5j के अननोन की वैल्यूज़ मालूम करके दे दो बस, ठीक है। यहाँ i और यहाँ पे i। अब देखो 4 बराबर होगा किसके, ऑन कंपैरिजन की मैं बात करूँ, पहले चलो j को देख लो, 5j यहाँ भी लिखा है, 5j यहाँ भी लिखा है, j से j कंपेयर हुआ कट जाएगा, 5 से 5 कंपेयर होगा कट जाएगा। यहाँ क्या चीज़ बच रही है, 4i = pi, ठीक है। मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से कंपैरिजन से, pi 4i के बराबर है, i हटा लो, मतलब p = किसके बराबर निकला, 4 के बराबर, ये आंसर देना है, ठीक है। कोई मुश्किल काम, 5 बराबर है, तो q की वैल्यू बता दो, -q की वैल्यू 7 है, लेकिन q की वैल्यू कितनी आएगी, q की वैल्यू आ जाएगी -7, बुक में आंसर देख लेना, ठीक है। लेकिन -q की अगर निकालोगे वो +7 है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे चेक कर लो तो 7/2 टाइम्स ऑफ i, और कोई आई दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे है ना p की वैल्यू मालूम करनी है, p किसके बराबर होगा, 7/2 टाइम्स ऑफ i के बराबर, मतलब 7/2 के बराबर। i यहाँ भी था, i यहाँ भी था, i से i कैंसिल होगा, p बराबर हो जाएगा। हमने, बच्चे ने पूछा सर आपने j और j को कंपेयर क्यों नहीं किया, वो भाई कंपेयर करने के बाद क्या निकालूंगा मैं ऐसे, कोई अननोन है ही नहीं, ठीक है। हाँ p q r कुछ होता तो हम निकाल देते, जब अननोन ही नहीं है तो दूसरे को देखना ही नहीं है, सिर्फ i वाली टर्म यहाँ पे कंपेयर हुई है, इत्तफाकन आंसर आ गया। इधर देख लो ज़रा, इस बार कैसे पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 5 2 -7 और p -7, बीच वाली टर्म है ही नहीं, मतलब 2 किसी से कंपेयर हो ही नहीं सकता,
5 कंपेयर हो सकता है पी से, -7 कंपेयर हुआ -7 से, -7 अगर कंपेयर करोगे कोई अननोन थोड़ी निकलेगा वहाँ से। अननोन कहाँ से निकल रहा है, पी की वैल्यू निकल रही है, कहाँ से निकल रही थी, पी इक्वल्स टू कितना बच रही है तुम्हारे पास 5। एक मिनट रुको ज़रा, इसको रीचेक करने दो। ये एक बार मैं किताब में देख लूँ ना इसके आंसर, उसके बाद फिर मैं तुम्हें अभी लिखवा देती हूँ। ये लो भाई, दिख गई मिस्टेक मुझे। मैंने एक क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन था 5/2 और दूसरी टर्म थी -7, जबकि यहाँ था p और -7। ठीक है, यहाँ भी दो टर्म्स थी, पहली टर्म 5/2, दूसरी टर्म -7, और यहाँ पहली टर्म p, दूसरी टर्म -7। किताब रीचेक कर लेना, 1 2 3 तीन आंसर परफेक्ट हैं, चौथा भी यहाँ से परफेक्ट आ रहा है। -7 इक्वेट करे बराबर है, p की वैल्यू चाहिए अननोन की, p कितना आएगा 5/2। ये लो बेटा, ये आंसर भी बुक का आ गया, परफेक्ट है। क्लियर बात, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ मैंने मिस्टेक की हुई थी लिखने में, क्वेश्चन लिखने में। 5 2 और -7 मैंने 3 टर्म बना दी थी, हालांकि 5/2 था। अभी मैंने बुक में रीचेक किया इसको, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे जाने से पहले, सॉरी भाई वो खांसी हो जाती है मुझे कभी कभी। क्वेश्चन 8 पे जाने से पहले ज़रा इधर देख लो एक नज़र, लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। सेकेंड ईयर का डिवीजन पॉइंट का एक फॉर्मूला था, px, y इक्वल्स टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, अब कभी भी अगर सवाल में इंटरनल या एक्सटर्नल ना लिखा हुआ हो, इज़ नॉट गिवन, फिर क्या करना है, फिर हमें सिंपल इंटरनल वाला पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर सवाल में डिवीजन पॉइंट के सवाल में वेक्टर में कहीं आपको नहीं बता रहा कि पॉइंट डिवाइड हो रहा है, इंटरनली हो रहा है कि एक्सटर्नली हो रहा है, अगर ना बताए तो चुपचाप इंटरनल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटरनल वाला है, उसके बाद जाके एक्सटर्नल का फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला तुम्हें दिखाने का मकसद क्या था, तुम्हें याद हो चुका होगा अब तक, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये चीज़ अगर तुम्हें याद है, अब देखना कितनी आसानी से कर जाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वो ही सेकेंड ईयर वाला ही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, बल्कि फॉर्मूला मैं तुम्हें यहाँ लिख कर दिखाऊँ, p(x, y) इक्वल्स टू, x के लिए लिख रहा हूँ, y के लिए नहीं लिख रहा, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, y के लिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी, x के लिए मैंने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। अब देखो, याद करो, लास्ट क्लास में ऐसा सेम एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, लेट r बी द वेक्टर टू फाइंड, r हमें वेक्टर मालूम करके देना है। अब जो दो वेक्टर्स गिवन है, पहला वाला जो गिवन वेक्टर है उसे नाम देते हैं हम x1, जो दूसरा गिवन वेक्टर है उसे नाम देते हैं x2, जो पहला स्लोप है उसे नाम देते हैं m1, जो दूसरा स्लोप है उसे नाम देते हैं m2। अगर तुमने ये चार चीज़ें सही तरीके से निकाल ली, चारों की वैल्यू तुमने सही लिख दी, कभी आंसर गड़बड़ नहीं आएगा। ठीक है, आर वेक्टर मालूम करना, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करो, m1x2 मतलब m1 की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू ये वाला वेक्टर है OB, 3 इंटू वेक्टर OB, ये प्लस m2, बल्कि रुको पहले मैं इस लैंग्वेज में लिखवाऊँ तुम्हें, m1 इंटू OB प्लस m2 इंटू OA। अब बात समझ में आई, अपॉन में क्या लिखा, m1 + m2। ये मैंने क्या चीज़ अप्लाई करी, ये मैंने डिवीजन पॉइंट का ही फॉर्मूला अप्लाई किया एज इट इज। सवाल पढ़ लो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रेशियो वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर OA ये रहा, OB ये रहा, रेशियो ये रहा, रेशियो ये रहा। ठीक है, जो पहला पोजीशन वेक्टर है उसको नाम दिया x1, दूसरे को x2, पहले रेशियो को m1, दूसरे रेशियो को m2। ये फॉर्मूला तुम्हें लिख कर दिखाया, तुमने पेपर में नहीं लिखना, तुमने डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई कर देनी है वेक्टर r के लिए। ठीक है, r इक्वल्स टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। अब वेक्टर ये दोनों तुम्हें मालूम है, स्लोप की वैल्यू तुम्हें पता है, जल्दी से वैल्यू फीड करो, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2i + 7j + 5 टाइम्स ऑफ 4i - 5j होल अपॉन m1 + m2 का मतलब हुआ 3 + 5। वेक्टर r की वैल्यू यहाँ से डॉट 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 सॉल्व कर लेना, 3 2 + 6 प्लस, बल्कि कर देता हूँ मैं ही, ये 6i + 2j + 20i - 25j
होल अपॉन क्या टर्म आ रही है, 3 और 5 हो गए 8, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ये 26i माइनस 4j में से कॉमन लेंगे 2, तो बराबर में कर देते हैं r इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके 8 को डिवाइड करके वो 4 कर देगा, ऊपर बचेगा 13i माइनस 2j। आंसर क्लियर है, ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने करवा दिया। क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया, पार्ट नंबर 2 और 3 सेम मेथड पे आप लोग करेंगे होमवर्क के अंदर, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन 9 की बात कर लें। प्रूव हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का जिस दिन हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसके अंदर यही सवाल हेक्सागोन वाला मैंने करवाया भी था, और इसी से रिलेटेड एक सवाल मैंने क्लास वर्क में भी दिया था, बल्कि क्लास वर्क में ये दिया था और मैंने करवाया था तुम्हें एग्जाम्पल से, मेरे ख्याल से वो पेंटागोन वाली एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो मेथड बिल्कुल सेम वही मेथड है, मेथड में कोई तब्दीली नहीं हुई। क्वेश्चन 9 तक समझा दिया है मैंने, अब चलते हैं मज़ीद आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 के बाद अब हमारे पास और क्या चीज़ें आ रही हैं, एक